तो जी बासित भाई ने बाबर आजम को ये कहा है कि यार अच्छा चल ठीक है, शादी नहीं करनी ना कर भाई, रेस्ट तो कम अज़ कम कर ले। बासित भाई कहते हैं कि भाई बाबर आजम नीड्स टू रेस्ट। 18 इनिंग्स हो चुकी हैं, उसने कोई परफॉर्मेंसेज नहीं दी। 9 टेस्ट मैच बनते हैं ये टेक्निकली। और अगर बाबर आजम की जगह के ऊपर कोई भी और बैट्समैन होता ना, कि इतनी लंबी सीरीज़ ऑफ फेलियर्स उसको ना मिलती, वो 2 से 3 फेलियर्स के बाद टीम से बाहर होता। और उन्होंने एग्जांपल दी फवाद आलम की, कि फ़वाद आलम का आप देख लें। और ऐसे ही है, फ़वाद आलम की इसी तरह कोई 2-4 इनिंग्स ही ख़राब गई थी, तो वाकई फ़वाद आलम उसके बाद से फिर टीम में नज़र नहीं आए। हालांकि मिडिल ऑर्डर में फ़वाद आलम भी कोई बुरे बैट्समैन तो नहीं थे, बट खैर अब नहीं है तो नहीं है, क्या किया जा सकता है। और ये बात भी बिल्कुल ठीक है बासित भाई की, कि बाबर आजम के अलावा किसी को इतना लंबा चांस ना मिलता। और बाबर आजम को भी चांस इस वजह से मिला कि आपका प्रीमियम बैट्समैन है। शान मसूद ने बड़ी अच्छी बात की थी कि बाबर आजम जैसे बैट्समैन के बारे में ना, आप हर दफ़ा उसको खिलाकर यही सोच रही होती है कि यार इसके रन्स जस्ट एन इनिंग्स अवे हैं, बस एक इनिंग इसकी लगने की देर है, एक इनिंग इसके लगने की देर है, ये रोल आउट इसके रन्स होना शुरू हो जाएंगे। वो ग्रेग चैपल, मेरा ख्याल है ग्रेग चैपल के ईएन चैपल, वो 6 उनके इकट्ठे ज़ीरो थे। वो डेविड गार आज बता रहे थे कि उनके 6 इकट्ठे ज़ीरो थे, लेकिन उसके बाद वो रन्स उन्होंने करने शुरू कर दिए, फॉर्म जो है वो वापस आ गई। और वो ऑस्ट्रेलिया के ग्रेटेस्ट बैटर्स में से एक है। ईएन चैपल थे कि ग्रेग चैपल, इन दोनों में से एक था कोई। तो वो बाबर आजम का भी यही है। बाबर आजम को और आपको क्या लगता है किस चक्कर में खिलाएंगे? बाबर आजम के कौन सा, बाबर आजम के पास इनके टोटे थोड़ी हैं सबके। साफ सी बात है ना यार, बाबर आजम ने इनको कौन सा ब्लैकमेल थोड़ी करना है, या बाबर आजम ने इनकी कनपटी पे बंदूक थोड़ी रखी हुई है कि मुझे नहीं खिलाओगे तो भेजा खोल दूंगा। बाबर आजम की अपनी रेपूटेशन है, पाकिस्तान का सबसे प्रीमियम बैट्समैन है इस टाइम के ऊपर। कुछ लोगों को तो ये भी लगता है कि वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बैट्समैन है। वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा है, क्योंकि हमारी हिस्ट्री में हमारे पास इंजमाम भी थे मिडल ऑर्डर में, मोहम्मद यूसुफ भी थे, यूनुस खान भी थे। तो ऐसा थोड़ा सा ज़रा मेरा ख्याल है ज़्यादा हो जाएगा कि अगर आप कहें कि भाई मिडल ऑर्डर का सबसे बेहतरीन बैट्समैन या पाकिस्तान की हिस्ट्री का। लेकिन बाबर आजम बैट्समैन अच्छा है इस टाइम के ऊपर, तो वो पाकिस्तान की सख्त ज़रूरत है। लेकिन इशू ये है कि बाबर आजम से अभी वो जैसे कहते हैं ना, फाइंडिंग हिमसेल्फ, वो नहीं हो पा रहा। आप बाबर आजम के आउट देखें, वो अच्छा खासा आपको एक टाइम पे नज़र आ रहा होता है कि शायद सेटल हो गया है, लेकिन फिर ऑल ऑफ अ सडन बाबर आजम आउट हो जाते हैं। क्योंकि बाबर आजम उनको ना हर बॉल के ऊपर ना 100% कंसंट्रेशन देनी पड़ रही है। और जहाँ पर उनकी बॉल 19-20 होती है ना, तो अब चूँकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उनके आगे जो बॉलर है ना, वो भी 100% देता है हर बॉल के ऊपर। अब जहाँ पर बाबर आजम की कंसंट्रेशन, बाबर आजम का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शेकी होता है ना, वहाँ पर उनके मद्दे मुकाबिल जो इंटरनेशनल बॉलर है वो स्ट्राइक कर जाता है। अब आप देख लें, क्रिस वोक्स ने जिस तरीके से बाबर आजम को आउट किया, ऑफ स्टंप से बीट किया पहले, उसके बाद वहीं से गेंद को अंदर ले आया, तो बाबर आजम अपनी ऑफ स्टंप कवर करने के चक्करों में थे, बॉल आकर पैड पे लगी, पीछे विकटें नज़र आ रही थी, सीधा एलबीडब्ल्यू थे। एटकिंसन ने बाबर आजम को ऑफ स्टंप पे खिलाता रहे, उसे पता था भैया हर बॉल इसका मिडल नहीं होने वाला, ये मारेगा एज। वही हुआ, बाबर आजम ने सेकंड इनिंग्स में एज दे दिया, कॉट बिहाइंड हो गए। पहली इनिंग में तो फिर कोई 25-30 कर गए थे, दूसरी इनिंग में तो सिर्फ 5 रन कर सके। अच्छा, बाबर आजम के इस किस्म के फेलियर्स चल रहे हैं, वो एलबीडब्ल्यू हो रहे हैं, वो कॉट बिहाइंड हो रहे हैं, स्लिप्स में आउट हो रहे हैं। तो वो बाबर आजम का ना असल में अभी प्रॉब्लम यह है कि बाबर आजम का एक तो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन है, उनकी मेंटल कैपेसिटी को भी जाकर हिट हुआ है। तो वो जो एक बैलेंस होता है ना बैट्समैन के माइंड में, उसके कॉन्फिडेंस का, उसकी टेक्निक का, उसके स्किल सेट का, ठीक है, उसकी बॉडी पोजीशनिंग, सारा कुछ मिला मिलू के जो कुछ भी उसके माइंड में एक बैलेंस्ड अप्रोच होती है जब वो बैटिंग कर रहा होता है, बाबर आजम की जो सारी अप्रोच है ना, उसका भसड़ मचा हुआ है। और इसकी वजह से अब आप देख लें कि बाबर आजम सिर्फ हाथ आगे कर देते हैं इस आसरे पर के लग गई बैट से तो मिडल में तो ठीक है डिफेंड हो जाएगी, वरना फिर रोल ही गया। और वो नासिर हुसैन ने भी यही बात की ना कि जब आप कॉन्फिडेंस में नहीं होते, फॉर्म में नहीं होते, तो अक्सर बैटर उसी तरह कर रहे होते हैं जिस तरह बाबर आजम आजकल कर रहे हैं कि बस हाथ आगे कर दिए और अल्लाह के ऊपर उम्मीद लगा दी कि अब तू ही मिडल करवा दे, मेरे पास तो पहली फॉर्म नहीं है। फिर उसमें क्या होता है कि ये वाला शोल्डर आपका फ्रीज़ हुआ होता है, आपकी हिप्स की पोजीशन ख़राब हुई होती है, आपके जो दोनों पैर हैं वो सीधा सीधा ओपन स्टांस में आए हुए होते हैं। तो वो फिर आप तो बहुत ही ओपन हो जाते हैं ना, तो उस ओपन अप में फिर आपका जो शॉट है वो फुल टाइम एग्जीक्यूट नहीं होता। इवेंचुअली क्या होता है, आप एज मारती हैं तो बस आप कॉट बिहाइंड हो जाती हैं, स्लिप में आउट हो जाती हैं। तो बाबर आजम के साथ यही हो रहा है। फिर बाबर आजम का अगर विकेटों में आती हुई गेंद है तो उसका बाबर आजम से लाइन नहीं सही चेक हो पा रही,
वो अपनी तरफ से बॉल को खेलने जाते हैं, लेकिन बॉल और बैट के बीच में जिसे कहते हैं ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बॉल उनके बैट पे लगती है और अक्सर व बेशतर वो LBW हो जाती हैं। अच्छा, इसके बीच बीच में जब बाबर आजम रन्स कर रहे होते हैं ना, जैसे अगर बाबर आजम ने बिलफर्ज 25-30 रन करनी है, उसमें बाबर आजम कुछ शॉट्स बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं। आपको लगता है कि यार क्लास तो है, तो वो क्लास तो है, इसमें तो कोई शक नहीं, क्लास है। लेकिन बस वो जो क्लास है ना, वो लंबी नहीं चल पा रही। इशू ये है, क्लास लंबी नहीं चल पा रही। बाकी बाबर आजम के किसी मामले में कोई जिसे कहते हैं प्रॉब्लम नहीं है, शॉट एग्जीक्यूशन या ये वो, या टेक्निक एकदम ज़ीरो हो गई है या बिल्कुल फारिग हो चुका है एज ए बैट्समैन। बस वो जो कॉन्फिडेंस है ना, वो शेकन है। अब जब अब बात यही है कि अब बाबर आजम को बिठाने की बात हो रही है कि बाबर आजम को रेस्ट करना चाहिए, बाबर आजम को रेस्ट करना चाहिए, तो वो भी मैं इन सब लोगों को बता दूं, इंक्लूडिंग बासित भाई और जो लोग भी ये बात कर रहे हैं, बाबर आजम खुद नहीं जाएगा, पीरियड। ये मैं आपको बता दूं, खुद नहीं वो जाएगा। अगर आपने उसको रेस्ट कराना है तो आपको ज़बरदस्ती रेस्ट करवाना पड़ेगा। बाबर आजम खुद से नहीं जाने वाला, और उसकी रीज़न मैं कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ। वो है हमारा सिस्टम, हमारे प्लेयर्स का जो फियर है, फियर फैक्टर, वो ये कि अगर मैं चला गया, मैंने जगह छोड़ दी, आने वाला मेरे से ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंसेस दे गया, तो मुझे तो मेरी जगह नहीं वापस मिलने वाली। ये फियर हमारे प्लेयर्स के बीच अंदर होता है, क्या वो बैटर्स हैं, क्या वो बॉलर्स हैं, और इसी फियर के नतीजे में वो फिर अपनी बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल जाते हैं। और अब बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलने का उनको नुकसान T20 लीग्स आने के बाद ये है कि वो अनफिट बहुत जल्दी हो रहे हैं, वर्कलोड मैनेजमेंट करते कोई नहीं, तो बॉडी जो है उसको रेस्ट का टाइम नहीं मिलता, वो लेथार्जिक रहती है। तो उनसे T20 लीग्स के पीछे इंटरनेशनल क्रिकेट में जो उनका स्टैंडर्ड था ना, इधर बैटिंग का या बॉलिंग का, वो बुरे तरीके से डिस्टर्ब हुआ है। तो ये पाकिस्तान के कुछ मामलात हैं जो पाकिस्तान को सम हाउ दी अदर सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे। बाबर आजम को रेस्ट देना है तो बाबर आजम को बता दें कि सर आप चले जाएं छुट्टी के ऊपर। आप अगर ना भी गए तो फिर हम आपको इस सीरीज़ में बाहर बिठाएंगे, और अगली सीरीज़ में हम फिर आपको ज़बरदस्ती रेस्ट देंगे, हम आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे। ये करके देख लें। डिसीजन बहुत रिस्की है, बहुत ट्रिकी है, पे ऑफ भी कर सकता है, और अगर नया लड़का ना चला तो फिर बाबर आजम के फैंस आप लोगों की तंबियाँ जो है ना, वो आप ही के घरों की छतों के ऊपर जो तारे हैं ना, उन पर लटका देंगे। ये बात तो सबको बड़े अच्छे तरीके से पता है। तो अगर अब देखते हैं, बाबर आजम खुद तो जाने वाला नहीं है, ये भेजते हैं बाबर आजम को रेस्ट के ऊपर या नहीं। आई मीन PCB वाले, टीम मैनेजमेंट, कोचेज़, सिलेक्टर्स, इन सब को मिलाकर बात कर रहा हूँ। इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।